वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर 7 एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके पहले के वीडियो में हमने आधा पार्ट पढ़ लिया था, पिरामिड ऑफ एनर्जी पेज नंबर 83 तक पढ़ लिया था। अब आगे का जो पार्ट है उसमें है बायोजियो केमिकल साइकिल। तो एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज वन वे। हमने पढ़ा था कि एनर्जी फ्लो जो है वो वन वे होता है ना। यहाँ हमने पेज नंबर 83 में पढ़ा था इट इज़ वन वे ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सन से हमें एनर्जी मिलती तो है लेकिन सन के पास वापस नहीं जाती, इसलिए इसे हम वन वे एनर्जी ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पर जो न्यूट्रिएंट का जो होता है, ये न्यूट्रिएंट का जो साइकिल होता है ये वन वे नहीं होता है। द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म या एक एटमॉस्फेयर से एक हाइड्रोस्फीयर से बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से अगेन हाइड्रोस्फीयर या लिथोस्फीयर, ये जो साइकिल है ये कैसा है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिकल फ्लो। और इसी जो न्यूट्रिएंट्स है इसका जो साइक्लिकल फ्लो हो रहा है इसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। आपके बुक में जो डायग्राम दिया है पेज नंबर 84 आप देख सकते हो 7.5, इसमें थोड़ा दिया है, इसी को हम थोड़ा नीचे में एक्सप्लेन करेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर्स। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बायोटिक फैक्टर से अबायोटिक में जाते हैं, अबायोटिक फैक्टर से बायोटिक में जाते हैं विद इन एन इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम में। दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूसली थ्रू द मीडियम ऑफ द बायोस्फीयर फॉर्म बाय द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ये जो साइकिल है ये साइकिल बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर किससे बना है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीन मीडियम से बना है। तो बायोस्फीयर में ये जो न्यूट्रिएंट्स है या ये जो साइकिल है एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में, दूसरे स्फीयर से तीसरे में और तीसरे से वापस पहले स्फीयर में आते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल इस तरीके से चलते रहता है, बायोस्फीयर में चलते रहता है। द रीसाइक्लिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दिस प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रीसाइक्लिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो रीसाइक्लिंग होता है न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज का रीसाइक्लिंग हो रहा है बायोलॉजिकल या जियोलॉजिकल या केमिकल सोर्सेज से जहाँ से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ये प्रोसेस कैसी है, एकदम कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग मैंने इसके पहले वीडियो में भी समझाया था, है ना। कॉम्प्लेक्स होती है ये वापस से बनना, ये जो न्यूट्रिएंट्स है बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बनना, बायोलॉजिकल मतलब सारी जीवित वस्तुओं से रिलेटेड होता है, जियोलॉजिकल मतलब हमारे पृथ्वी पर जो सैंड है, रॉक है, पत्थर है, तो इनसे रिलेटेड होगा, और केमिकल मतलब सारे केमिकल सोर्सेस है। यहाँ से इन तीनों चीज़ों से हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है इसकी प्रोसेस जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है एंड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और किसके ऊपर डिपेंड करती है कि किस लेवल पर, किस स्तर पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इकोसिस्टम में किस स्तर पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, क्या लेवल है उसका, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। मतलब जितना लेवल हार्ड होगा या लेवल हायर होगा उतना ही वो प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। Then it is given types of biogeochemical cycle. There are two types of biogeochemical cycle, gaseous cycle, second one is sedimentary cycle. Gaseous cycle includes the nutrients present in the gaseous form, है ना। गैसियस न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कि हमें एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। गैसियस फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो हमें दूसरा दिया है सेडिमेंट्री साइकिल में क्या है, तो ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल जो हमें सॉइल में, सेडिमेंट्स में या पत्थरों में या रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें मिलेंगे, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स के साइकिल को हम सेडिमेंट्री साइकिल कहेंगे। गैसियस साइकिल में इंक्लूड्स होते हैं कौन से साइकिल, तो नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सारी साइकिल्स। और सेडिमेंट्री साइकिल में इंक्लूड क्या है, तो सॉइल कंपोनेंट्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सबके फ्लो होने की जो साइकिल है इस प्रोसेस को हम सेडिमेंट्री साइकिल में कंसिडर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गैसेस की जो साइकिल है और सेडिमेंट्री साइकिल जो है ये एक दूसरे के साथ कंप्लीटली सेपरेट कभी नहीं हो सकती। क्या एग्जाम्पल दिया है, तो नाइट्रोजन अगर गैसेस में प्रेजेंट है या गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, कहाँ, एटमॉस्फेयर में,
तो एंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स इन नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द सॉइल, तो सॉइल और सेडिमेंट्स में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन एयर में भी प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, तो वो सॉइल और सेडिमेंट्स में भी प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ कार्बन, कार्बन अकर्स इन अबायोटिक फॉर्म मेनली इन कोल, कोल, ग्रेनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन, ये सारी चीज़ों में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी प्रेजेंट है और वो कहाँ है, एटमॉस्फेयर में। ये जो ग्रेनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन, कोल, ये सब कहाँ है, हमारे लैंड पर प्रेजेंट होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसमें कार्बन है वो कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये जो है, इसीलिए ये दोनों भी साइकिल क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ें एयर में प्रेजेंट है वही चीज़ें लैंड में भी प्रेजेंट है। जनरली कार्बन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर अ मच शॉर्टर ड्यूरेशन देन इट इज इन कोल। जनरली ऐसा कहा जाता है कि कार्बन जो है प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत कम समय के लिए होता है जितना कि वो कोल में प्रेजेंट होता है, मतलब कोल में ज़्यादा समय के लिए कार्बन प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली। स्टूडेंट्स, नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज देयर इज अ कार्बन साइकिल। तो क्या होता है कार्बन साइकिल में, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन। सर्कुलेशन मतलब एक एटमॉस्फेयर से मान लो हाइड्रोस्फीयर में, या हाइड्रोस्फीयर से अगेन बायोस्फीयर में आ रहा है, तो या लिथोस्फीयर में जा रहा है, तो ये जो सर्कुलेशन है किसका, कार्बन का। रिसाइकलिंग मतलब साइकिल का फिर से शुरू होना, ठीक है। तो रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो कार्बन का रिसाइकलिंग या सर्कुलेशन हो रहा है, तो कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, फिर उनकी डेथ हो जाती है, आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर, वापस फिर वो एटमॉस्फेयर में आएगा। तो ऐसे साइकिल को हम क्या कहेंगे, कार्बन साइकिल कहेंगे। अबायोटिक कार्बन एटम्स आर सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल्ड इनटू बायोटिक फॉर्म। अबायोटिक कार्बन एटम्स जो होता है वो सर्कुलेटेड होता है या रिसाइकल्ड होता है, किसमें, बायोटिक फॉर्म में होता है। अबायोटिक कार्बन मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन फॉर्म मिल रहा है वो बायोटिक कार्बन में रिफॉर्म हो जाएगा या सर्कुलेट हो जाएगा, क्लियर। मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस, किस प्रोसेस के द्वारा, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के द्वारा। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि जो अबायोटिक कार्बन है वो कार्बन सर्कुलेट होगा या रिसाइकल होगा, किस में होगा, बायोटिक फॉर्म में होगा, मतलब अबायोटिक फॉर्म से बायोटिक फॉर्म में जाएगा, मेनली थ्रू कौन सी प्रोसेस के द्वारा, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा। और हेंस द कार्बन साइकिल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए कार्बन साइकिल क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल है। प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स, इसी के साथ साथ ऐसे ही इसी तरीके से वो कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स है, फैट्स है, और भी कोई किसी चीज़ में वो कन्वर्ट करते होंगे उस कार्बन को। हर्बीवोर्स क्या करेंगे, फिर इस प्लांट्स को खाएंगे। कार्निवोर्स किसे खाएंगे, इन हर्बीवोर्स को खाएंगे। तो एनर्जी प्लांट से कहाँ जा रही है, एनर्जी प्लांट से जा रही है हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से कहाँ जा रही है, कार्निवोर्स में। और फिर लास्ट में क्या होगा, तो बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट्स टू द हर्बीवोर्स, फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स एंड फ्रॉम कार्निवोर्स टू एपेक्स कंज्यूमर। लास्टली कार्निवोर्स से ये एपेक्स कंज्यूमर में जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एपेक्स कंज्यूमर को खाने वाला कोई नहीं होगा, है ना, तो फिर एनर्जी कहाँ जाएगी, तो डिकम्पोजर्स इन्हें डिकम्पोज कर देंगे। मतलब वो जो कार्बन कंपाउंड है या कार्बन है वो कार्बन कहाँ मिक्सअप हो जाएगा, सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाएगा। मतलब अब शुरुआत करते हैं फिर से कार्बन साइकिल की, कैसे हुआ, तो एटमॉस्फेयर से गया बायोटिक फॉर्म में, अबायोटिक फॉर्म से गया बायोटिक फॉर्म में, मतलब प्लांट्स ने लिया, प्लांट से फिर हर्बीवोर्स में गया, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में गया, कार्निवोर्स से एपेक्स कंज्यूमर में गया, एपेक्स कंज्यूमर को डिकम्पोज किया गया, और डिकम्पोज होने के बाद वही कार्बन फिर से मिट्टी में, एयर में स्प्रेड हो गया। और जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है तो इस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस रिलीज होती है, इसलिए फिर से वो कार्बन एटमॉस्फेयर में भी जाएगा और कुछ कार्बन कंपाउंड्स जो होंगे वो सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। तो ये पूरी क्या हो जाएगी, कार्बन साइकिल हो जाएगी। फिर मेन प्रोसेस क्या दी है कार्बन साइकिल में कि 6CO2 + 12H2, 6 molecules of carbon dioxide and 12 molecules of water,
इन दोनों का कंबाइन हो जाएगा या रिएक्शन हो जाएगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या फॉर्म होने वाला है, तो ग्लूकोज फॉर्म होगा C6H12O6। इसी के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे एंड ऑक्सीजन रिलीज होगा। क्लियर? ये एक प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज वाटर एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। फिर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है C6H12O6, इसका ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होगा, है ना, कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। वो ये प्रोसेस कहाँ होने वाली है, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली है। तो उस दौरान CO2 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स और इसी के साथ साथ एनर्जी जो है वो फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये है मेन प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल। इवेंचुअली आफ्टर डेथ ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर आर डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूसली पास्ड ऑन फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन गोज टू द एटमोस्फियर एंड इज अगेन टेकन अप बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चीज़ को भी मैंने इसी के पहले एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर? तो इस एक बार शॉर्ट में मैं क्लियर कर देती हूँ कि कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है अबायोटिक से बायोटिक में जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा। इस तरीके से लास्टली डिकम्पोजर्स द्वारा ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज किया जाएगा और वो जो कार्बन है वापस एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट होगी, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्बन साइकिल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू अबायोटिक प्रोसेस लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है कौन सी प्रोसेस के द्वारा, अबायोटिक प्रोसेस द्वारा। तो क्या कौन सी अबायोटिक प्रोसेस है, वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का जलना। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जैसे हम कोयला हम कंसीडर करेंगे या फिर हम लकड़ी कंसीडर कर सकते हैं। फिर फॉरेस्ट फायर्स, अगर जंगल में आग लगती है तो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा। या वोल्केनिक इरप्शन होता है, कहीं ज्वालामुखी फटता है, तो इस समय पे भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होगा। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में बायोटिक प्रोसेस द्वारा रिलीज़ होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा रिलीज़ होता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस द्वारा CO2 रिलीज़ होता है। इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में ये मेंटेन रहता है। और ये किसके द्वारा मेंटेन होता है, तो प्लांट्स के द्वारा मेंटेन होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है कि अर्थ की ऊपरी जो लेयर, ठोस लेयर जो होती है ना, जिसमें क्या बोलेंगे, हार्ड लैंड पार्ट्स आएंगे, रॉक्स आएंगे, तो ये पूरी लेयर को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी वाला हिस्सा। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोस्फीयर में भी प्रेजेंट होता है, लिथोस्फीयर में भी प्रेजेंट होता है। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन अ बायोस्फीयर, इसी का ऑक्सीजन का सर्कुलेशन और रिसाइकलिंग अगर हमारे बायोस्फीयर में हो रहा है तो इसे हम ऑक्सीजन साइकिल कहेंगे। दिस साइकिल इंक्लूड्स बोथ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जैसे कि हमने पहले से ही इस चैप्टर में देखा है कि बायोटिक से अबायोटिक में कोई चीज़ जा रही है और अबायोटिक से बायोटिक में कोई चीज़ जा रही है, तो कार्बन साइकिल भी बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर्स को या कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड एज वेल एज यूज्ड अप इन द एटमोस्फियर। ये तो हमें पता है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी उतना ही होता है और यूज्ड अप भी उतना ही कर लिया जाता है। ऑक्सीजन ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये किसी के भी साथ रिएक्ट होकर कंपाउंड बना लेता है, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो सकता है। एज ऑक्सीजन इज़ फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक मॉलिकुलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें अलग अलग फॉर्म्स में देखने के लिए मिलेगा, केवल ऑक्सीजन ही नहीं, O2 ही नहीं, तो वाटर के साथ भी आप देख लो H2O प्रेजेंट होता है। O मीन्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रेजेंट होता है, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है ये अलग अलग फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलेगा। वैसे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, तो ऐसे मोस्टली कंपाउंड्स जो हमें एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, लैंड में मिलेगा या एयर में मिलेगा, ऐसे कुछ कंपाउंड्स जिसमें मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं होते या स्पेशली कार्बन कंपाउंड नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक जब बोलते हैं तो कार्बन का प्रेजेंट तो होता ही है कार्बन, लेकिन इनऑर्गेनिक जब बोलते हैं तो कार्बन प्रेजेंट होगा भी या नहीं भी होगा। ठीक है, और ये लिविंग थिंग्स से रिलेटेड नहीं होते, लिविंग थिंग्स से नहीं मिलते हैं। इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड हमें लिविंग थिंग्स से नहीं मिलते हैं। ठीक है, द ऑक्सीजन साइकिल ऑफ द बायोस्फीयर इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन साइकिल जो है बायोस्फीयर में ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कठिन है। ऑक्सीजन ये
रिलीज होता है कौन से प्रोसेस के द्वारा, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा निकलता है, रिलीज होता है मतलब बाहर निकलता है। तो रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की जो प्रोसेस है जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। कंबशन मतलब जलना, कोई चीज़ जब जलती है। डिकम्पोजिशन मतलब कोई चीज़ नष्ट होती है। करोजन मतलब कोई चीज़ खराब होती है। और रस्टिंग मतलब जंग लगती है। तो ये चीज़ों के द्वारा ऑक्सीजन जो है ये यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, अब है नाइट्रोजन साइकिल। इसके पहले हम डू यू नो का पार्ट देख लेते हैं। तो डू यू नो में क्या दिया है, मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एरोब्स कहते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ में नहीं लाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एनारोब्स कहते हैं। ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये चीज़ों को बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है। ओजोन जो है ये O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, O3 इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑक्सीजन। ओजोन जो होता है ये भी ऑक्सीजन से ही बनता है थ्रू वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। ये ऑक्सीजन जो होता है ये अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रोसेस से जाएगा और ओजोन का निर्माण होगा। अब चलते हैं नाइट्रोजन साइकिल पे। नाइट्रोजन 78% है जो कि मैक्सिमम पोर्शन है एटमॉस्फेयर का। ये इट इज़ नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द साइकिल ऑफ द नेचर। और इतना परसेंटेज इसका बहुत ज़रूरी है हमारे नेचर को मेंटेन करने के लिए। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस into the form of different compounds through various biotic and abiotic process in nature is called the nitrogen cycle. Means नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन जो है वो अबायोटिक और बायोटिक प्रोसेस द्वारा या अबायोटिक या बायोटिक प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाती है, डिफरेंट कंपाउंड में बदलती है और उसका सर्कुलेशन और रिसाइकलिंग होता है। तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा साइकिल में, तो पहले वो कंपाउंड में बदलेगा, किसी अबायोटिक या बायोटिक प्रोसेस के द्वारा किसी कंपाउंड में बदलेगा और फिर वो नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। सभी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट होता है ये नाइट्रोजन से बना हुआ होता है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स इट इज़ इनएक्टिव। ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव है मतलब जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता, किसी के साथ इजीली कंबाइन नहीं होता। मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज द फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फ्री फॉर्म मोस्टली ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं करते हैं। जब नाइट्रोजन किसी और चीज़ के साथ कंबाइन हो जाता है तभी उस कंपाउंड को हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन हम फ्रीली यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर दिया है इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की कुछ प्रोसेस दी है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जिसमें सबसे पहली है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो उसमें है कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कन्वर्शन होता है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स में थ्रू एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। एटमॉस्फेरिक प्रोसेस के द्वारा भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस द्वारा भी हो सकता है, या बायोलॉजिकल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से भी हो सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन का कन्वर्शन होगा नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट में। क्लियर। फिर दिया है अमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो अमोनिया रिलीज होता है एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यही अमोनिया जो है ये वेस्ट ऑर्गेनिज्म के वेस्ट में से भी बाहर निकलता है। तो अमोनिफिकेशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर रिलीज ऑफ अमोनिया होगा और अमोनिया मतलब नाइट्रोजन से बना होता है। ठीक है, फिर दिया है नाइट्रिफिकेशन, जिसमें क्या होगा, अमोनिया का पहले कन्वर्शन होगा नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में। पहले नाइट्राइट में कन्वर्शन होगा और फिर नाइट्रेट में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर है डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड रहेंगे, मतलब नाइट्रोजन किसी और के साथ कंबाइन रहेगा तो उसका कन्वर्शन किस में होगा, नाइट्रोजन गैसेस में होगा। तो ये दिए हैं 4 प्रोसेस दिए हैं नाइट्रोजन साइकिल के। आप इन प्रोसेस को याद करेंगे क्योंकि ये चैप्टर में क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है ये क्लियर हुआ होगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे
कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।